हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप फीलिंग वेल। देखो, आज हम इवोल्यूशन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इस बढ़िया तरीके से कवर करेंगे ना, मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस टॉपिक से प्यार हो जाएगा। 100% एनसीईआरटी कवर हो जाएगी। अगर ये टॉपिक आपको याद नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जाके मुझे चाहे जितनी गाली देना, मैं उसे सह लूंगा और उसे पिन करके भी रखूंगा। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा 10 से लेकर 20 मिनट के बीच में कवर करने को ट्राई करेंगे एंड 100% एनसीईआरटी कवर होने वाला है। उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम है वैभव देशमुख। अभी आप थोड़े दिन के बीच में डॉक्टर वैभव देशमुख कह सकते हो, क्योंकि मेरा बीएमएस कंप्लीट हो चुका है महाराष्ट्र के वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से। एंड अभी मेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर इंटर्नशिप चल रही है। आगे का प्लान है थोड़ा सा पीजी का, बट वो थोड़ा सा अभी डिसाइड चल रहा है थोड़ा सा। एंड बाकी यस, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। प्लस उसी के साथ मैं एक एडुकेटर हूँ, नाम नहीं लेना चाहूंगा। एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं प्लस एजुकेटर था 3 सालों के लिए। प्लस उसी के साथ एक ऑफलाइन बहुत बड़ा एक दूसरा प्लेटफॉर्म था, उसके अंदर भी मैंने पढ़ाया है बायोलॉजी। एंड यस, लिटरली हमारा जो स्टूडेंट है ना, उनका जो स्कोर है लिटरली ऑसम है। तो यस, मैं आपको इतना अच्छे तरीके से समझा दूंगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। चलो स्टार्ट करते हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ से, जिसके अंदर हमारा केमिकल इवोल्यूशन भी आता है। तो यूनिवर्स का एज 13.8 बिलियन ईयर्स है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। अगर आपके पास ओल्ड वाली है तो वहां पर आपको 20 दिखाएगा, तो वो गलत है। यहाँ पर ये वाला याद कर लेना। एंड अर्थ की एज है 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, अर्थ का कंपोजिशन अगर आप देखोगे एनसीईआरटी के अंदर दिया है कि हाई टेम्परेचर था, वोल्केनिक स्टॉर्म्स थे एंड रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। तो जो यहाँ पर लिखा है ना रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर मतलब होता है आपका ऑक्सीजन नहीं होता है वहां पर। फिर बाद में तब कौन से गैसेस प्रेजेंट हुआ करते थे? आपका मीथेन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा एंड वाटर के वेपर हुआ करते थे, ये याद रखना। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड था। एंड यूवी रेज जो थे वो सन से जो आते थे, वो पानी को ब्रेक डाउन करके आपका हाइड्रोजन गैस बनाते थे, उसी के साथ ऑक्सीजन गैस बनाते थे। इसके बीच में मैंने क्या कहा, 100% एनसीईआरटी जो बेसिक लाइन भी थी या हिडन लाइंस भी है ना, वो भी कवर हो जाएगी, डोंट वरी। तो उसके बाद आते हैं हमारे ओपेरिन फ्रॉम द रशिया एज वेल एज हेल्डेन फ्रॉम द इंग्लैंड। अगर इसके बीच में नई एनसीईआरटी के बीच में अगर कुछ चेंजेस है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कर लेना। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ केम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टेंट नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उन्होंने बस एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जैसे कि आपके आरएनए प्रोटीन वगैरह, और जिसकी वजह से केमिकल इवोल्यूशन प्रेसिड हुआ। तो अगर आपसे पूछे कि ये स्टेटमेंट किसने दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ओपेरिन एज वेल एज द हेल्डेन। बट अगर उसे प्रूव किसके करने के दिखाया, मतलब उसका एक्सपेरिमेंट किसने किया, तो उसका आंसर हो जाएगा मिलर चचा। हमारे कौन से चचा? मिलर चचा। ये साल इंपॉर्टेंट है 1953 के बीच में। तो ये डायग्राम देखना, मैंने अपने तरीके से बनाया है। एंड ऑनेस्टली अगर बताऊं तो एक्चुअली कैसे थे, हमारे शॉर्ट नोट्स थे। एंड मेरे शॉर्ट नोट्स के बीच में ऑलमोस्ट 90% कह सकते हो, या 70 से लेकर 90% एनसीईआरटी कवर्ड थी। तो मुझे थोड़ा सा क्रिटिसिज्म आ रहा था कि भैया के शॉर्ट नोट्स थोड़े खराब है। वैसे रिजल्ट बहुत हाई था, क्योंकि नीट 26 के बीच में 88 क्वेश्चंस आए थे आउट ऑफ 90 हमारे शॉर्ट नोट से। बट मुझे क्रिटिसिज्म मिल रहा था कि इतने ज्यादा प्राइस आप लेते हो, लाइक 500 लेते हो, 1000 लेते हो, बट आपकी एनसीईआरटी कवर नहीं है। तो वहां पर आ गई मेरी ईगो पर। मैंने अपनी एनसीईआरटी उठाई, मैंने अपने हाइलाइट्स उठाए। और कैसे कि मैं ऑलमोस्ट 6 साल से पढ़ा रहा हूँ ना, 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे नोट्स थे। तो मैंने अपने टीम से, प्लस ऑब्वियसली एआई से भी यूज लिया है, इसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। तो उसका यूज करके हमने ये हर एक चीज कवर की है, इवन समरी के पॉइंट्स एंड हिडन लाइंस भी कवर्ड है। तो देखना, ये डायग्राम वगैरह आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, इवन एनसीईआरटी के डायग्राम से भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो अर्ली अर्थ कंडीशंस उन्होंने तैयार की अपने लैब के बीच में। तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यूज किया था, जिसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 800 डिग्री सेल्सियस। और उन्होंने गैसेस कौन से यूज किए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका मिथेन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, जिसका रेशियो यहाँ गलत है मेरे अकॉर्डिंग, मैं एक बार उसे चेक करूंगा। एंड वाटर वेपर उन्होंने यूज किए थे। एंड उनके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग उन्हें अमीनो एसिड्स मिले। एंड बाकी के जो साइंटिस्ट थे ना, उन्हें शुगर्स, नाइट्रोजन बेसिस, पिगमेंट्स, फैट्स मिले। मतलब ये तो सही है कि केमिकल इवोल्यूशन की वजह से हमारी फॉर्मेशन हुई है, तो लाइफ की फॉर्मेशन केमिकल इवोल्यूशन की वजह से हुई है, ये प्रूफ हो गया। अभी ये कंडेंसर, ये वाटर, ये उन्होंने इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, यहाँ पर बत्ती नहीं होनी चाहिए थी, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंडेंस वाटर विथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली नहीं, ये वाटर को वेपर बनाने के लिए है, और ये इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो है वो अर्ली अर्थ कंडीशंस को मेंशन करने के लिए है। ठीक है, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी खराब है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बीच में काम करता हूँ ना। अभी यहाँ पर टाइमलाइन ऑफ लाइफ है। फर्स्ट नॉन सेलुलर लाइफ 3 बिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, यहाँ पर अगर मिलियंस के अंदर अगर कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पर 30 वगैरह कितना हो जाएगा वो देख लेना। ठीक है, 300 हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और जायंट मॉलिक्यूल्स हमें मिले थे आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स। और फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ जो था, एक्चुअली यहाँ पर देखो मैंने कितना अच्छे से मेंशन किया। फर्स्ट नॉन सेल्यूलर लाइफ मतलब क्या होता है, आरएनए, प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स वगैरह। और फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ आपका 2 बिलियन ईयर्स एगो आया, उसे मिलियन ईयर्स एगो के बीच में कन्वर्ट कर लेना। एंड उसके अंदर सिंगल सेल्ड इन वाटर एनवायरमेंट ओनली, इसे अच्छे से याद कर लेना। यहाँ पर एक पैरिसी डायग्राम है, जिसके आपको थ्रू पता चल जाएगा कि ये यूवी रेज है, CH4, NH3, H2O, वेफर, CO2, ये इतना हुआ करता था, तो डायग्राम की वजह से याद हो जाएगा।
अभी इतना देख लिया, अभी हमें इंपॉर्टेंट देखना है एविडेंसेस क्या है, हमें एविडेंसेस क्या मिले थे। तो एविडेंस के टाइप 3 है, पैलेंटोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एज वेल एज द बायोकेमिकल। तो इसके अंदर की एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि पैलेंटोलॉजिकल अगर आप देखोगे तो डायग्राम के थ्रू पता चल जाएगा, इसके अंदर फोसिल्स आते हैं। पैलेंटोलॉजिकल के अंदर फोसिल्स आते हैं, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन द सेडिमेंटरी रॉक्स, स्टडी ऑफ डिफरेंट सेडिमेंटरी लेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिकेट्स द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड इन विच दे एग्जिस्टेड। अगर आप नीचे 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 जाओगे एंड अगर आपको कुछ फॉसिल्स मिलते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि ये सॉइल लेयर कब बना था, उसके अकॉर्डिंग आप उसका टाइम एरा पता कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पैलेंटोलॉजिकल। फिर बाद में एम्ब्रियोलॉजिकल, ये किसने प्रपोज किया था? अर्नस्ट हैकेल ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन्टोजेनी रेक्टिकुलेट्स फाइलोजेनी, और इसे डिसअप्रूव किया था हमारे कार्ल अर्नस्ट वॉन बायर ने। एक्चुअली ये दो नाम बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसे हाईलाइट करके रखना, हमेशा अपने टेबल पर इसे चिपका दो, क्योंकि मेरे टेबल पर भी हमेशा चिपका रहता है। एंड एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेजेस ऑफ अदर एनिमल्स। तो अगर ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर भी आता है, तो हमारे शॉर्ट नोट्स एंड हमारे माइंड मैप्स के थ्रू स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे। बायोकेमिकल आता है, सिमिलरिटीज इन द प्रोटीन्स एंड जीन्स परफॉर्म अ गिवन फंक्शंस अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स गिव क्लूज टू द कॉमन एंसेस्टर, ये हो जाएगा आपका बायोकेमिकल। अभी था आपका होमोलॉजी एनालॉजी, पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट। देखो मैंने हर एक चीज को ऐड भी कर दी है। तो यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन्स देखेंगे और एनालोगस ऑर्गन्स, इनके बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो ओरिजिन एंड एंसेस्ट्री का अगर बात करोगे तो इसके बीच में स्ट्रक्चर सेम होता है, ओरिजिन सेम होता है, कॉमन एंसेस्टर होता है, बट इसके अंदर फंक्शन डिफरेंट होता है। याद रखना, इसका ओरिजिन सेम, डिफरेंट फंक्शन। अगर आप एनालॉजी के बीच में देखोगे तो डिफरेंट स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डिफरेंट एंसेस्टर्स होते हैं, बट इसका फंक्शन सेम होता है। इवोल्यूशन टाइप के उससे हो जाएगा, होमोलोगस की वजह से डाइवर्जेंट हो जाएगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसे मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। देखो हाईलाइट कर दिया, हाईलाइट कर दिया। एंड अगर आप आगे देखोगे एनालॉगी के बीच में, तो इसके बीच में कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है। अभी प्लांट के एग्जांपल्स है इसके बीच में, थॉर्न्स ऑफ बोगेनविलिया एंड द टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकुरबिटा, क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है बट इनका फंक्शन डिफरेंट है। यहाँ पर हो जाएगा स्वीट पोटैटो, रूट मॉडिफिकेशन हो जाएगा, और पोटैटो हो जाएगा स्टेम मॉडिफिकेशन। मतलब यहाँ पर फंक्शन सेम है मगर इसका ओरिजिन डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है। मेरे हैंड राइटिंग थोड़ी सी एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हॉस्पिटल में काम करता हूँ ना, तो इसकी वजह से ऐसी हो चुकी है। एंड एनिमल्स के एग्जांपल्स है, फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता, ह्यूमन, वर्टिब्रेट, हेयर्स एंड ब्रेन्स। ये दूसरा है, वर्टिब्रेट हार्ट्स एंड और ब्रेन्स हो जाएगा, और ये दूसरा एग्जांपल है। तो इनका कैसा है, इनका आपका ओरिजिन सेम है बट इनका फंक्शन अलग है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, इनका फंक्शन सेम है मगर ओरिजिन इनका डिफरेंस है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, इनका फंक्शन सेम है मगर ओरिजिन डिफरेंट है। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, यहाँ पर सब कुछ डायग्राम के थ्रू सब कुछ दिया है। तो अगर आप बस नीट से पहले इसे देख के भी जाते हो, मैं नहीं बोलता कि इसे पढ़ के जाते हो, मैं बोलता हूँ कि इसे बस देख के भी जाते हो ना, तो भी हर एक चीज यहाँ पर आपको पता चल जाएगी, क्योंकि डायग्राम के बीच में सब कुछ कवर्ड है। तो हमारे शॉर्ट नोट जरूर परचेस कर लेना, ठीक है। ये चेंगुस मत करना। यहाँ पर एडेप्टेटिव रेडिएशन के बीच में आता है, प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज in a given geographical area starting from a point and literally radiating to the other areas, जिसे हम कहते हैं हैबिटेट भी कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडेप्टेटिव रेडिएशन। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, एनसीईआरटी से भी सिंपल करके रखा है। डार्विन के फिंचेस इज द एग्जांपल, एंड गैलापागोस आइलैंड पर थे, आपको पता है, आइलैंड के ऊपर। एंड ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स भी एग्जांपल हो जाएगा। तो ये देखो, ये आपका डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है, और ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स की भी अगर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके अंदर कवर्ड है। हाँ, इसके अंदर एक चीज कवर नहीं की है, जो कि है आपका जो डायनासोर्स का एरा वगैरह थे ना, वो कवर नहीं किया, बट उसका भी आपको एक सेपरेट पीडीएफ मिल जाएगा, डोंट वरी। फिर बाद में एनसीईआरटी एक्सेप्शन और रूल, अगर आप कहोगे कि भैया आपने इसके अंदर कितनी मेहनत की है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ठीक है, झूठ नहीं बोलता, मैं रात को 4 बजे सोता था, सुबह 7 बजे उठ जाता था, लिटरली माँ कसम से बताता हूँ। तो डोंट वरी, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से मिल जाएगी। तो एनसीईआरटी एक्सेप्शन क्या है, वन मोर देन वन एडेप्टेटिव रेडिएशन हैपेंस टू हैव ऑकर्ड इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया, जिसे हम कहते हैं डिफरेंट हैबिटेट, सो इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जन इवोल्यूशन। एंड सच में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेप्शन है ना, तो एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और रीनीट में तो मोस्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल हो जाएंगे प्लासेंटल मैमल्स एंड द ऑस्ट्रेलियन मार्शुपियल्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इनके बीच में कौन सा इवोल्यूशन आता है, तो उसका आंसर आपको हमारे शॉर्ट नोट्स के अंदर मिल जाएगा, सिंपली मिल जाएगा। फिर बाद में आते हैं हमारे थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, सभी साइंटिस्ट को मैंने एक जगह पर डाल के रखा है। और हमारे जेनेटिक्स के बीच में तो भाई साहब बहुत बढ़िया चीजें मिलेगी आपको। तो हमारे सबसे पहले आते हैं लमार्क चचा, इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जैसे कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, जैसे कि जिराफ की नेक हो जाएगी, मतलब आपको पता है ना कि जिराफ ऊपर की पत्तियां खाता था, जिसकी वजह से उसकी नेक बढ़ गई और बड़ी हो गई, तो ये कवर हो गए। फिर बाद में हमारे डार्विन चचा, नेचुरल सिलेक्शन, ब्रांचिंग डिसेंट एंड
नेचुरल सिलेक्शन एक्सक्यूज मी आर टू की कॉन्सेप्ट्स। तो इनके अकॉर्डिंग जो फिटनेस था वो रिप्रोडक्टिव फिटनेस था। तो ये झुपड़ुक 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 झुपड़ुक, ठीक है। फिर बाद में थॉमस माल्थस हो जाएंगे जिन्होंने एसे ऑन पॉपुलेशन दिया था। तो ये हमारे डार्विन चर्चा से इन्फ्लुएंस थे। तो देखो मुझे एक चीज बता दो कि आपको किसी भी शॉर्ट नोट्स के बीच में इतना छोटा डिटेलिंग मिल सकता है? चाहे मार्केट के अंदर कोई भी आपका शॉर्ट नोट या कोई भी मॉड्यूल्स हो, इतना डिटेलिंग मिलता है? नहीं मिलता है। कितने भी पैसे लेने तो नहीं मिलता है। ये तो हमारे माइंड मैप्स है। अगर आप हमारे शॉर्ट नोट्स देखोगे ना, वो तो पगला जाओगे। और मैं तो गदा नहीं हूं कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स को डाल दूंगा। फिर बाद में देखो हमारे जो शॉर्ट नोट्स है ना, वो रिसेंटली अपलोड या अपडेट हो चुके हैं। एंड रिसेंटली अपडेट के बीच में 100% एनसीईआरटी कवर्ड है। तो हमारे शॉर्ट नोट जाके परचेस कर ही लो यार। फिर बाद में देखना पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली इन्होंने कहा था, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज अगर लिमिटेड रहते तो कंपटीशन होता है, अगर नहीं रहते हैं तो आपका पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। तो ये उसकी डायग्राम हो जाएगी। फिर बाद में ह्यूगो दे वेरीज आ जाएंगे जिन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया था। उन्होंने काम किसके ऊपर किया था? इवनिंग प्राइम रोब्स के ऊपर, जिसका दूसरा नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर नहीं बताओगे तो नीट में आपका 4 मार्क्स लूज हो जाएंगे डेफिनेटली। और उनके अकॉर्डिंग म्यूटेशंस रैंडम होते हैं और डायरेक्शनलेस होते हैं। और एक्चुअली अभी आपको वेट एक सेकंड, इसको क्या हुआ, एक सेकंड ना, ह्यूगो दे वेरीज एंड डार्विन के बीच में पूछा जाता है डिफरेंस कि इनके अकॉर्डिंग क्या था और इनके अकॉर्डिंग क्या था। तो याद रखना म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनल लेस अकॉर्डिंग टू द ह्यूगो दे वेरीज। फिर बाद में आता है आपका, देखो यहाँ पर मैंने ये भी कवर करके रखा है, डार्विनियन वेरिएशंस एंड द ह्यूगो दे वेरीज म्यूटेशंस। डार्विन के अकॉर्डिंग वेरिएशंस आर स्मॉल, जो कि माइनर होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। और इनके अकॉर्डिंग म्यूटेशंस आर लार्ज एंड डायरेक्शनल लेस। इसे हमेशा याद रखना। बड़ा वाला किसका था? ह्यूगो दे वेरीज का। छोटा वाला किसका था? डार्विन चचा का। तो क्या था वो आपको खुद से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या था? म्यूटेशन था, ठीक है। गलत गलत दिमाग मत लगा लो। और इवोल्यूशन इज ग्रेजुअल होता है, मतलब धीरे धीरे होता है। ये पॉपुलेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, बट इनके अकॉर्डिंग नहीं, डायरेक्ट से झुपुक होगा। कैसे होगा? डायरेक्ट से झुपुक होगा। ये ऐसा था, ऐसे दिखने लगा, ये हरा था काला हो गया, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हो। और मैंने क्या कहा आपको, हमारे इसके अंदर आपको डायग्राम के थ्रू सब कुछ इजीली मिल जाएगा, क्योंकि मेरे टीम ने और मैंने इसके ऊपर बहुत काम किया है। और ये सच में मेरे पास तो उनको पे करने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो भैया कैसे पे किया? अरे मतलब पैसे ही दिए उन्हें ऑब्वियसली, बट कैसे था कि थोड़ा सा पापा से मांग के ले दे, मतलब दे दिए। बट अभी शॉर्ट नोट्स बहुत बढ़िया हो गए, तो अभी इन्हें अच्छा खासा सेल करूंगा और मेरे पैसे कमाऊंगा। हाँ, ठीक है। फिर बाद में हो जाएगा हमारे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल आ जाएगा। अलील फ्रीक्वेंसीज इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिल इन द लाइन पूछी जा सकती है। एंड कांस्टेंट फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल रिमेन्स कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ये आगे जाके मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा। और सम टोटल ऑफ ऑल एलिलिक फ्रीक्वेंसीज इज ऑलवेज 1, ये याद रखना। तो जिसका एक आपका फॉर्मूला हो जाएगा, एक मैथमेटिक इक्वेशन था P प्लस क्यू, उसका एक आपका हो जाएगा, ठीक है। ये वाला इक्वेशन तो इससे बनता है पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये सिंपल सा मैथमेटिक इक्वेशन था, अपने 7th क्लास के बीच में देखा होगा। यही इक्वेशन यहाँ पर आता है, जहाँ पर p प्लस क्यू अगर आप देखोगे तो वो q होता है, ये होता है। अभी इसे हाईलाइट करना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पर आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको वो मैथमेटिकल क्वेश्चन पूछेंगे। एंड अगर आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारी डीएनए टेस्ट सीरीज ट्राई कर लेना, ठीक है। भैया कितना प्रमोशन करोगे? मैंने क्या कहा, मुझे अभी पैसे कमाने पड़ेंगे, मैंने इन्वेस्ट बहुत किया है। फिर बाद में 5 फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इसके बीच में आता है जीन माइग्रेशन, और जिसे जीन फ्लो भी कहते हैं। याद करना ये दोनों एक ही है, ठीक है। जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो होता है। सेकेंड चीज हो जाएगी जेनेटिक ड्रिफ्ट, फिर बाद में होता है म्यूटेशन, फिर बाद में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, फिर बाद में होता है आपका नेचुरल सिलेक्शन। तो इफ इट हैपेंस मल्टीपल टाइम्स इट इज अ जीन फ्लो, इसे याद रखना। जीन माइग्रेशन अगर मल्टीपल टाइम्स होता है तो उसे जीन फ्लो कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम के बीच में दिया है। जेनेटिक ड्रिफ्ट चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी बाय चांस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय चांस लिखा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय चांस धक्का लग गया, सॉरी बहन जी, बाय चांस धक्का लग गया, मेरा आपको धक्का लगाने का इंटेंशन नहीं था, बस प्यार हो गया था। स्मॉल पॉपुलेशंस के बीच में ये होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट स्मॉल पॉपुलेशंस के बीच में होता है। तो इसके बीच में 2 चीजें हाईलाइट करके रखनी है, बाय चांस एज वेल एज इन द स्मॉल पॉपुलेशंस। फिर बाद में आगे क्या है, कैन लीड टू द फाउंडर इफेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये एनसीईआरटी की एक लाइन है, ये लाइन जो कि हम इग्नोर करते हैं, जिसे कहते हैं हिडन लाइंस, और आगे जाके वो फाउंडर क्या बनती है, फाउंडर पॉपुलेशन बनती है। तो ये लाइन भी यहाँ पर कवर्ड है। फिर बाद में म्यूटेशन आता है, म्यूटेशन आपको पता होगा, जेनेटिक्स के बीच में मैं कवर कर दूंगा। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आता है और उसी के साथ नेचुरल सिलेक्शन आता है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या, ये चारों लोग जिंदा रहेंगे बट ये जिंदा नहीं रहेगा क्योंकि इसका कलर थोड़ा काला था, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल की तरह आप याद कर सकते हो। फिर बाद में आपका आ जाएगा टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी इसके अंदर 3 होते हैं, एक तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो जाएगा, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू। तो
तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के बीच में सिंपली पूछा जा सकता है, या तो डायग्राम के बीच में या तो मैच द फॉलोइंग के बीच में। सो इसका जो पिक होता है वो हाइयर एंड नैरोअर बनता है। तो याद रखना, जिसका हाइयर और नैरोअर होता है उसका रिलेशनशिप हमेशा अच्छा रहता है। मतलब क्या, जिसका एक दिमाग का वैल्यू अच्छे से नॉर्मल होता है ना, वो एकदम सिंपली रह जाएगा। तो ये आपका इनिशियल पॉपुलेशन था, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन होने के बाद वो स्टेबल हो गया, मतलब उसका बड़ा हो गया, ठीक है, मतलब नैरो पीक हो गया, ठीक है। एंड अगर आप टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन देखोगे तो उसके बीच में डायरेक्शनल आता है सेकंड चीज। तो मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है नीट एग्जाम के बीच में। यहाँ पर तो समझ में आ जाएगा, नीट के बीच में कंफ्यूजिंग होता है, तो इसे याद कर लेना सिंपली। और पिक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शनल के अंदर इनिशियल पॉपुलेशन अगर यहाँ पर रहती है तो आपका आफ्टर सिलेक्शन एक्सक्यूज मी, आफ्टर सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। और फिर बाद में होता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव मतलब क्या, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट द बोथ एंड्स, और जिससे हम कहते हैं टू पीक्स फॉर्म का, ठीक है। मतलब ये था आपका इनिशियल पॉपुलेशन, और फिर बाद में स्टेबलाइजिंग होने के बाद, स्टेबलाइजिंग नहीं डिसरप्टिव होने के बाद ऐसा बन जाएगा। तो ये यहाँ पर करेक्ट किया है। इसका वीडियो मैंने कल डाला था, जिसे आप जाके देख सकते हो। ये वाला ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन वहां पर कवर्ड है, प्लस ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन भी वहां पर कवर्ड होने वाला है, ठीक है। सिंपली ये टॉपिक देखो, इसका वीडियो जो है ना, इसकी लिंक मैं पिन कर दूंगा। सबसे पहले जाके मैं इसकी लिंक पिन कर दूंगा, जाके देख लेना। बस 3 मिनट का वीडियो है, 3 मिनट के बीच में मैंने इसे कवर किया है। ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, उसी के साथ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन। इसे स्किप मत करना, क्योंकि इसके ऊपर 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, और ये मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको ये शॉर्ट नोट्स चाहिए तो कैसे लेने पड़ेंगे, एक सिंपल सा चीज है, एक सिंपल सा रूल है। हमारा एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है वैभव देशमुख बायोलॉजी। अच्छे से याद रखना है, वैभव मेरा नाम है, मेरा सरनेम है देशमुख, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पर आगे बायोलॉजी डाल के सर्च कर लेना, और इसका भी मैं पिन करके रखूंगा कमेंट को, ठीक है। और हमारे डिस्क्रिप्शन के बीच में भी रखूंगा, तो हमारे शॉर्ट नोट्स को परचेस कर लो। एंड याद रखना, ये वाला जो पोर्शन था ना, उसे बहुत अच्छे से कवर कर लेना। ये वाला पोर्शन इसे बहुत अच्छे से कवर कर लेना हमारे दूसरे वीडियो के थ्रू, ठीक है। थैंक यू।